मॉर्निंग। सो गाइस हमारी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्सेस। देखो गाइस आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं कि जिस पे ही टैक्स लगता है और वही टैक्स को पे करता है। जैसे आपको वो इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। जबकि GST है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि मतलब कि डायरेक्ट उस पर नहीं होता, लेकिन देता कोई और, मतलब टैक्स किसी और पे लगता है और पे कोई और करता है। फाइन। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स होता है जहाँ पे जो टैक्सेशन का इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही बंदे पे पड़ता है, सेम एंटिटी, मतलब कि जिस पे लगा है वही उसका भुगतान करेगा। इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल देते हैं जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली उस अथॉरिटी के द्वारा पे किया जाता है जिस पे वो टैक्स लगता है। फाइन। इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, जो देखो दो तरह के टैक्स होते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब, जैसे आपको इनकम टैक्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है तो आपके जो टैक्स है वो भी बढ़ता रहता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जो टैक्स की लायबिलिटी है वो प्रॉपर, एक सेकेंड, प्रोग्रेसिव टैक्स है क्योंकि इसमें क्या है, जैसे किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के जैसे इनकम इंक्रीज होती रहती है तो उस पर जो टैक्स है वो भी बढ़ता रहता है। अभी वेरियस टाइप्स के होते हैं, अभी आपको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, वेल्थ टैक्स, ये सब इसके कुछ टाइप हैं। ठीक है गाइस, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, जैसे अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे शेयर्स को आप जितनी बार उसको मतलब कि विड्रॉ करोगे या फिर लोगे तो उस पर जो क्या होता है टैक्स लगेगा आपको। ठीक है। वेल्थ टैक्स आपको पता ही है। फाइन। अब क्या है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत ही होती है। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, जो इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करें और उसको रेशनलाइज मतलब थोड़ा ईजी करें, सो दैट हम जो टैक्स स्लैब है उनको दोबारा रिविजिट करें। मतलब क्या है, जैसे अभी क्या है, जैसे हमें पता है 5 लाख से ऊपर टैक्स लगता है जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनको रिविजिट करने की जरूरत है। इसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपने जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्ट्रक्चर है उनको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट जो कहीं जो कंपनीज से जो हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाता है वो ना हो। क्योंकि कहीं लोग क्या करते हैं, जानबूझ के जो अपना टैक्स है उसको बचाते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि कोई रह ना जाए और हमारा जो रेवेन्यू का लॉस होता है उसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्ट्रक्चर एंड फेज आउट द एग्जेम्पशन। ठीक है। आप देख सकते हो इंडिया की जो टैक्स पेनिट्रेशन स्टेटस क्या है। हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मतलब कि टैक्स पेयर, मतलब जितना बनता है एक्चुअल में, वो नियर अबाउट कितनी है, 578 मिलियन है। और इसमें से हमें सिर्फ टैक्स देता कौन है एक्चुअल में, ओनली 15 मिलियन लोग। तो आप देख सकते हो 5% पॉपुलेशन है जिसको हमें टैक्स देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमें टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को, ओनली 1.15% कर रही है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टैक्स की भी चोरी होती है। चलो अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज द रीसेंट एफर्ट्स टू रिफॉर्म द डायरेक्ट टैक्सेस अरेंजमेंट। ठीक है। तो इसकी जो पहली न्यूज़ है वो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ओनेस्ट प्लेटफॉर्म। तो वैसे हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं, तो आई होप आपको इतना पता होगा। ऑनरिंग द ओनेस्ट का मतलब ये है कि एक तरह का अवार्ड होगा, जो टैक्स अपना मतलब कि ऑनेस्टी से पे करें हम उनको क्या करेंगे, मतलब कि अवार्ड देंगे। ठीक है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो टैक्स कॉम्प्लाइज के जो नॉर्म्स हैं उसे हम ईजी कर सकें और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं हम उनको रिवार्ड करेंगे। इसमें क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म का जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है, फेसलेस असेसमेंट। हाँ। सो इस प्लेटफॉर्म के मेन फीचर्स क्या होंगे, देखो हमने पहले भी पढ़ा था, अब दोबारा पढ़ रहे हैं। फेसलेस असेसमेंट मतलब कि इसमें क्या होएगा, जो टैक्स पे कर रहा है और जो इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसमें कोई फेसलेस अपील होगा। अगर इन केस कोई भी मतलब कि आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें जो आपकी मतलब कि जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल प्राइवेट रहेगी और टैक्स पेयर करेक्टर चार्टर सॉरी। फाइन। तो ये कुछ इसके प्लेटफॉर्म्स के 3 फीचर्स है। अब हम इन सबको पढ़ते हैं। फेसलेस असेसमेंट अभी आपको बता दिया, सो दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हम एलिमिनेट कर सके बिटवीन टैक्स पेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो टैक्स पेयर की जो सिलेक्शन है वो हम सिस्टम्स के थ्रू करेंगे यूजिंग डाटा एनालिटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके सिमिलर लाइंस पे क्या है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है और इन कस्टम, उन्होंने भी बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, चीज़ों को फेसलेस असेसमेंट शुरू करेंगे। और आपको ये पता होगा अंडर द इनिशिएटिव तुरंत कस्टम, देखो तुरंत कस्टम पहली न्यूज़ में था जब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था PT 365, तब तुरंत कस्टम्स लाइन में था। फाइन। फेसलेस अपील्स में क्या होगा, ये जो अपील्स होंगे वो हम रेंडमली किसी ऑफिसर को अलॉट कर देंगे। सपोज करो अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो आपका जो मैटर है वो किसी भी ऑफिसर को रैंडम अलॉट कर दिया जाएगा और जो आइडेंटिटी होगी ऑफिसर की वो भी क्या रहेगी, अननोन रहेगी, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। टैक्स पेयर चार्टर का मतलब क्या है, इसमें क्या, जो टैक्स ऑफिसर्स और जो टैक्स पेयर्स हैं दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के क्या राइट्स हैं, उनको लिखा जाएगा। सो दैट इसमें यही होगा कि हम सिटीजन को एम्पावर करेंगे कि आप क्या करें, डायरेक्ट मतलब कि टाइमली मैनर में क्या करते हैं, अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनको फाइल कर दें। ये सब इसमें चार्टर का मतलब आपको पता ही है कि मेनली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही इसमें लिखा होता है। अभी क्या है,
इसका एम क्या है कि हम क्या कर सकें, जो इनकम टैक्स पेयर्स की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियली को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकें, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें बाय डूइंग अवे विद द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एंड द इनकम टैक्स ऑफिसर। फाइन गाइस। नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन फर्म्स लाइक गूगल एंड फेसबुक। गाइस एक मिनट, हमारी ना जो लास्ट न्यूज़ है ना वो थोड़ी मतलब कि इनकम्प्लीट रह गई है। आई थॉट कि ये पेज कंप्लीट हो गया, बट एक एज कम। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे तो उसमें हम नीड फॉर डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म बात कर रहे थे कि हमें क्यों जरूरत है। हमने पहले सोचा हम क्या करें, जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर सके। सेकंड हमने पढ़ा था कि हम अपने जो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है और जो कुछ एग्जामिशंस हैं उनको हम क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, टैक्स बेस को वाइडन करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ टैक्स रेट्स को रिवाइज करेंगे और जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसका जो टैक्स लिटिगेशंस मतलब कि टैक्स से रिलेटेड जो जितना ज़्यादा आपके पास केसेस आते हैं उस टैक्स लिटिगेशंस के बर्डन को हम रिड्यूस करेंगे, सो दैट हम क्या कर सके, जो टैक्स ऑफिशियल्स की जो रिटेंडेंटी है उसको भी हम एड्रेस कर सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्स की लिटिगेशंस कम होंगी, तो देखो जितने ज़्यादा टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे तो हमें उतने ज़्यादा जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उतनी ज़्यादा हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो जितना हम टैक्स लिटिगेशंस को रिड्यूस करेंगे तो हमारी जो टेंडेंसी है टैक्स ऑफिशियल्स की वो भी हमारी अच्छी बनेगी। और इससे क्या है, वो एक एक्शन ले सकते हैं विदाउट द नेसेसरी जस्टिफिकेशन और असेसमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को एक लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेंगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, सो दैट हम क्या कर सकें, टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें और साथ में हम टैक्स पेयर को भी एड प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अपनी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ भी हम ज़्यादा अच्छे से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वी विल ग्रेजुअली फेजिंग आउट द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनीज इन द कंट्री। आपको पता है हम इंडिया में कहीं ना कहीं करते हैं, जैसे आपने हर जगह देखा होगा, अगर आप किसी मोनूमेंटल साइट्स पे भी विजिट करते हो तो हमेशा फॉरेनर से ज़्यादा मतलब कि फ़ीस ली जाती है। तो हम कहीं ना कहीं डिफरेंशियल ट्रीट करते हैं फॉरेनर्स को और एज़ कम्पेयर टू अपने डोमेस्टिक जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एक बेटर वे में कोऑर्डिनेट करेंगे तो इससे जो अभी फिलहाल हम फॉरेन या जो कंपनीज को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं उसको भी हम एलिमिनेट कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या स्टेप्स लिए गए सो दैट हम अपने डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम को इंप्रूव कर सके। पहले ऐसे क्या स्टेप्स लिए गए, हमने जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें क्या है, फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या है, एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था किसी भी इंडिविजुअल को और कोऑपरेटिव्स को कि वो अपने इनकम टैक्स को कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर सकता है, कंसेशनल रेट पे पे कर सकता है इफ़ दे डू नॉट अवेल स्पेसिफाइड एग्जाम्पशन एंड इंसेंटिव। मतलब सीधी बात ये है, जैसे आपको सरकार कुछ छूट देती है आपके इनकम टैक्स वगैरह में भी, अगर आप कोई भी एग्जाम्पशन नहीं ले रहे या किसी इंसेंटिव का फ़ायदा नहीं उठा रहे तो आप इनकम टैक्स पे करते हो कुछ क्या कर सकते हो, कुछ आप कंसेशनल रेट पे कर सकते हो। ऐसा फाइनेंस एक्ट 2020 ने ऐसा बोला था। फिर हमने एबोलिश किया ऑफ एबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। हम क्या कर सके, ताकि इंडियन इक्विटी मार्केट में हम क्या कर सकें, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। इसलिए हमने क्या किया, जो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक रिलीफ प्रोवाइड करी कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हमने एबोलिश करने का एम यही था, सो दैट हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट मतलब कि जो हमारी शेयर मार्केट है उसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। विवाद से विश्वास आपको पता ही है, इसका एम यही था कि हम तो टैक्स डिस्प्यूट्स जो पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्दी से रिजोल्व कर सके, जिससे बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट को भी, क्योंकि वो क्या कर सके, टाइमली मैनर में उसको अपना रेवेन्यू उसके पास आएगा और टैक्स पेयर्स आपको हर जगह, इवन कि मैंने माइक भी यूज़ करा है, सब कुछ यूज़ करा है सो दैट आपको डिस्टर्बेंस कम से कम से आए, लेकिन स्टिल आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, सो विवाद से विश्वास की इसलिए आई थी सो दैट हम क्या कर सके, जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व कर सके, सो दैट गवर्नमेंट को बेनिफिट मिले कि उसको टाइमली मैनर में अपना जो रेवेन्यू है वो मिल सके और हम टैक्स पेयर्स को भी बेनिफिट कर सकें, सो दैट जो लिटिगेशन जो कॉस्ट है उनको रिड्यूस करके। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो स्टार्टअप्स होती हैं उन पर जो कॉम्प्लाइंस नॉर्म्स हैं उनको हमने सिंप्लीफाई किया। देखो इसको क्या, स्टार्टअप्स को आपने प्रोवाइड किया हैसल फ्री टैक्स एनवायरनमेंट। इससे क्या होएगा, जो न्यू स्टार्टअप्स आते हैं वो जो असेसमेंट प्रोसीजर है उनके लिए हमने सिंप्लीफाई कर दिया, उनको एंजल टैक्स एग्जाम कर दिया। देखो एंजल टैक्स क्या होता है, लाइक अगर आपका स्टार्टअप है, आपको पैसा चाहिए तो कोई और बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम एंजल, क्योंकि वो आपकी तरह एज ए एंजल एक्ट करेगा। फाइन, अगर आपको 100 करोड़ की ज़रूरत है, आपको 60 करोड़ किसी ने क्या कर दिया आप में, मतलब इन्वेस्ट कर दिया आपकी कंपनी में, तो इसका मतलब वो एक्टिंग लाइंग एंजल ना, सो उसे हम एंजल टैक्स कर बोलते हैं। तो स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स की छूट दे दी और उनके लिए एक डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल क्या बनाया, सेटअप किया, सो दैट अगर कोई भी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो तो वो ये सेल ये सुन सकता है, ये कोई भी अगर आपका ग्रीवेंसेस है वो ये सुनेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, अपील करने की, अगर आपको अपील फाइल करनी है तो उसकी मॉनिटरी लिमिट को बढ़ाया है, सो दैट हम क्या कर सके, टू इफेक्टिवली रिड्यूस टैक्स पर ग्रीवेंसेस लिटिगेशन मॉनिटरी थ्रेशोल्ड फॉर फाइलिंग अपील्स हैव बीन रेज्ड फ्रॉम। अब आप देखते हैं हमने कितना जो फाइलिंग अपील्स के लिए जो बढ़ाया है। देखो अगर आपने सपोज करो
20 लाख से 50 लाख रुपए तक की अगर अपील है तो आप कितना कर सकते हो बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ₹50 लाख टू ₹1 करोड़ फॉर अपील बिफोर हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर आपका कुछ ऐसा डिस्प्यूट है 1 करोड़ से 2 करोड़ तब आप अपील कर सकते हो बिफोर द सुप्रीम। ठीक है, तो क्या अभी ये जो न्यूज़ है ये पूरी कंप्लीट हो गई, जो मेरी पिछली बार इनकम्प्लीट रह गई थी, इसका हमने ये पढ़ चुके हैं। टैक्स पेयर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ते हैं, दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन फर्म्स लाइक गूगल एंड फेसबुक। हम देखो काफ़ी बार पढ़ते हैं इक्वलाइजेशन लेवी है क्या, इक्वलाइजेशन लेवी है क्या। देखो इक्वलाइजेशन लेवी एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है जो मेनली गवर्नमेंट जो है उन डिजिटल मार्केट्स पे लगाती है जिनका इंडिया में कोई मतलब इंडिया में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इंडिया में उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इक्वलाइजेशन लेवी है उसमें जो वो ई कॉमर्स है ना उनको भी ऐड किया है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, इंडिया ने 2% डिजिटल सर्विसेज टैक्स ऐड किया है 2020 में। इसमें ये इक्वलाइजेशन लेवी किस पे लगेगा, दोबारा देखना, मैंने अभी बताया, जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं जो ऑनलाइन आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किन को, जो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट हम इनसे ये इन पे टैक्स लगा सके जो हमारे इंडिया में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो कंपनीज जो इंडिया में रहती नहीं है और ना ही उनका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जिनकी और उनकी इनकम अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है तो उन पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, और इसका जो रेट होता है वो 6% होता है। फिर 2020-21 के बजट में इसका फिर इंक्लूड थोड़ा वाइड किया और इसमें ई कॉमर्स कंपनीज को भी लेके आया है जैसे, और इनके लिए जो टैक्स है वो ओनली 2%, मतलब कि जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है उनके लिए 6% है, लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनके लिए जो टैक्स है वो 2% है। फाइन, प्लस कुछ सरचार्ज भी होगा अगर उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है। फाइन, अभी जो डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके लिए क्या है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बन रही है कि किस तरह से हम डिजिटल कंपनी से टैक्स लेके आएंगे और कैसे वो पे करेंगे, किसको पे करेंगे। ठीक है, डिजिटल कंपनी। फिर हमने क्या करा, मैनी डिजिटल बिजनेस है मॉडल्स को बोला कि उनको जिनके मतलब कि जो अपना इंडिया में बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हम सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब सेल कर रहे हैं इंडिया में, तो उन पे सब लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट BEPS फ्रेमवर्क, देखो गाइस हमने पहले पढ़ा हुआ है, हाँ वो काफ़ी टाइम हो गई हमने नहीं पढ़ा। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क में कंट्रीज़ क्या करती है, अपने डिजिटल फर्म पे टैक्सेस से बात करती है कि किस तरह से वो फिजिकल प्रेजेंस के अलावा भी अपनी कंट्री में प्रॉफिट लेते हैं। देखो गाइस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, मतलब कि सपोज करो जो टैक्स उस कंपनी को इंडिया में देना चाहिए था लेकिन वो इंडिया में ना देके अमेरिका में दे रही है, तो उससे क्या होगा, इंडिया का जो टैक्स है वो इरोड हो रहा है, तो इंडिया में बेस इरोड हो रहा है और प्रॉफिट जो एक्चुअल में इंडिया को होना चाहिए था वो शिफ्ट होकर कहाँ होना है, US में, तो इसे बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो देखा जाए तो इक्वलाइजेशन लेवी है क्या, अगर वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करें तो एक्चुअल में तो वो इंडिया को बनता है ना, तो इसलिए है कि PEPS प्लेटफॉर्म के अंडर भी यही है कि अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है लेकिन आप स्टिल प्रॉफिट कमा रहे हो तब भी आपको पे करना होगा। ठीक है, OECD ने भी ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया कि किस तरह से इस इशू पे 2 पिलर्स के 2 पिलर हम पढ़ लेते हैं। पिलर 1 डील करते हैं किस तरह से जो डिजिटल कंपनीज हैं वो प्रॉफिट को एलोकेट करते हैं और विच किस कंट्री को उन पे टैक्स करने का राइट है। पिलर 2 में उन्होंने किया था किस तरह से हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे एज पर जुरिस्डिक्शन, जो हम टोटल मतलब जितना आपको टोटल प्रॉफिट हुए, किसी पर्टिकुलर कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुए उसमें से कितना आप टैक्स भरोगे, ये सब मैकेनिज्म है जो इस पिलर 2 के अंदर है। अब रिलेटेड न्यूज़ थी, जो कुछ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ मतलब कि इन्वेस्टिगेशन किया इनटू द इंडियाज डिजिटल टैक्स। फाइन, अभी का जो USTSR ऑफिस है उन्होंने बोला है कि जो सेक्शन 301 है उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन किया और अलग और 9 और कंट्रीज़ का, और उन्होंने बोला है कि जो ये इंडिया और जो 9 अदर कंट्रीज़ हैं जो ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगा रही हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनीज़ के बिजनेस को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। फाइन, ये USA के ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के अंदर USA अलाउ करता है कि वो क्या करता है, किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ पे तारीफ इम्पोज कर सकते हैं या फिर कोई स्टेट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। लाइक अब क्यों वो कह रहा है कि इंडिया क्या कर रही है कि मतलब कि टैक्स लगा रही है जो कि मतलब डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, ऐसा USA का कहना है। ठीक है, तो USA क्या कर सकता है, जो अपना जो सेक्शन 301 है ऑफ ट्रेड एक्ट 1971 उसके अंदर क्या कर सकता है, वो इंडिया पे कुछ भी तारीफ भी इम्पोज कर सकता है या फिर वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डेवलपमेंट GST
ठीक है। अभी क्या जीएसटी का जो डिज़ाइन उसने 3 साल कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ते रहते हैं यार, 1 जुलाई को आया था 2017 में, तो 2020 में 3 साल हो गए थे, ठीक है। तो जीएसटी ने 3 साल पूरे कर लिए। जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हर साल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2014 में, किस अमेंडमेंट एक्ट के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, बाई 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। और ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, और इसमें हमने नियरली 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको सबसम किया था, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वेट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सबको हमने सबसम करके क्या किया था, इनडायरेक्ट जीएसटी के स्फेयर में लेके आए थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या सबसम नहीं था ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेट ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो जीएसटी में कवर नहीं है। जो कवर है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जो कवर नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए। जीएसटी करंटली हर एक प्रोडक्ट्स पे लगता है एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और 4 स्फेयर में लगता है 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। जीएसटी आया तो हमने एक जीएसटी काउंसिल को भी सेटअप किया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि जीएसटी काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर विच आर्टिकल 279A, जो क्या करती है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है जीएसटी रिलेटेड इश्यूज पे, ठीक है। इस काउंसिल को कौन चेयर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आपसे पूछ लेगा कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो यू शुड नो काउंसिल को चेयर करता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करता है। इसके अलावा जो इस काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, या फिर कुछ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन हर एक स्टेट के, ये सब इनके मेंबर्स होते हैं। इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसकी रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग होती है, और जो डिसीजन होते हैं वो इसके जितने मेंबर हैं उसके 75% मेजॉरिटी मेंबर्स के अकॉर्डिंग इसके डिसीजन लिए जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड टर्म्स हैं, जैसे एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है। देखो, एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से अगर आप अपना टैक्स रेट घटाना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि इस तरह, तो एंटी प्रॉफिटरिंग, ठीक है। एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स or increase in input tax credit arising due to the introduction of GST shall be passed on to the customer by way of commensurate reduction in prices. This means and known as anti. मतलब देखो सिंपल बात ये है, जीएसटी आया, जीएसटी आने से क्या होगा, सपोज करो कहीं पे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, मतलब कि लाइक आपको प्रॉफिट क्या करना है, पास आउट करना है। एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होता है, लाइक अब जीएसटी लगा, जीएसटी लगने से क्या होगा, आप किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा क्योंकि उनको जो पहले टैक्स देना पड़ रहा था वो कम, लाइक अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का पहले 10 रुपये देना पड़ता था, अब उस कंपनी को 8 रुपये देने पड़ रहा है जीएसटी लगने के बाद, ठीक है। तो उनको प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, तो वो उन्हें प्रॉफिट आगे कस्टमर को भी पास करना होगा। मतलब ये नहीं कि आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया कस्टमर को पास नहीं किया, नो, ऐसा नहीं है। तो एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब यही है कि यू हैव टू पास द प्रॉफिट, ठीक है। आपको मतलब कि प्रॉफिट खुद के कमा के, ये नहीं कि किसी और को नहीं देना, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट क्या करना है, पास ऑन करना है, फाइन। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब इट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट रिड्यूस द टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन द इनपुट, फाइन। ई वे बिल आपको पता ही होगा, ई वे बिल क्या होता है, लाइक अगर आप कोई भी, लाइक कोई माल है आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 50,000 से ऊपर है, तो आपको ई वे बिल रखना होगा, फाइन। इसी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो किस पर्सन के द्वारा कैरी आउट करना चाहता है, जो भी अगर ट्रक में आपका माल जा रहा है या फिर किसी ऑटो में माल जा रहा है, जिसमें जो गुड्स का जो वैल्यू है अगर वो 50,000 से ज़्यादा है और वो बियॉन्ड 10 किलोमीटर से जा रहा है जीएसटी टाइम से, तब आपको ई वे बिल कैरी करना होता है, ठीक है। और गोल्ड इस रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट है, तो यू शुड नो कि गोल्ड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिगार्ड टू जीएसटी इन रिसेंट टाइम। अभी के जो टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर HSN कोड अप्रैल 2021 से प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। मतलब कि जो टैक्स पेयर जिनकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको प्रोवाइड करना होगा HSN कोड, कब से, अप्रैल 2021 से। HSN कोड वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर है, किस तरह से जो गुड्स को ट्रेड किया जाता है कस्टम पर्पसेज से, उनको क्या करता है, क्लासीफाई करता है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिकेट किया कि जो लोग फेक जीएसटी इनवॉइसेस, फेक जो जीएसटी के बिल्स हैं उनको इशू करते हैं, कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम डिटेन करेंगे, किसके अंडर, मतलब कि उनको आप जेल भी कर सकते हो अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। एट प्रेजेंट जो एक्शन इनिशिएट किए गए अंडर द जीएसटी, मतलब कि अभी तक जो ये फेक जीएसटी लोग करते हैं, बिल बनाते हैं, एट प्रेजेंट उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिए जाते हैं वो जीएसटी लॉ के अंडर लिए जाते हैं, इनकम टैक्स लॉ या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर लिए जाते हैं। लेकिन अब एक न्यू इनके लिए स्पेशली एक नया
एक्ट आया जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, इसके अंडर अब इनके लिए एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, ये जो एक्ट है ये 1974 का, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता है इन सर्टेन केसेस वेयर, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना, एगमेंट करना और स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं एंड फॉर मैटर्स कंसर्न। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जीएसटी आप लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं आप सट्टा कर रहे हो या जुआ खेल रहे हो या फिर लॉटरी, यहाँ पे भी जीएसटी लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो गुड्स की डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 366 क्लोज 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंक्लूसिव है और कोई इंटेंशन नहीं है कि हम किसी भी गुड्स को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करें। फाइन, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलो एक बार नेक्स्ट न्यूज़ कर ही लेते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस इशू। देखो गाइस, मैंने आपको तो काफ़ी बार बताया जीएसटी कंपनसेशन सेस है क्या। देखो जब जीएसटी आया 2017 में, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना था कि हमारा काफ़ी जो रेवेन्यू है वो इस जीएसटी की वजह से क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो जीएसटी तो सेंटर ने बोला गया ठीक है कोई ना, अगले 5 साल में जितना आपका रेवेन्यू लॉस होगा वो हम आपको कंपेंसेट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, वो उन पर सेस लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में कि सिंपल बात है एक तरह का, सो दैट स्टेट का जो रेवेन्यू का लॉस था उसको कंपेंसेट करने के लिए जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो सेंटर है वो स्टेट को प्रोवाइड करता है। फाइन, रिसेंटली क्या है, अभी सेंटर और स्टेट के बीच में एक टसल हो रही है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्योंकि ये देखो क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से जो स्टेट्स को जो सेंटर सेस दे रहा था उसमें नियर अबाउट 30,000 करोड़ की कमी हो गई, जिसकी किसमें, जीएसटी कंपेंसेशन सेस में। फाइन, तो ये न्यूज़ में इसलिए था और हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है बता चुकी हूँ। जीएसटी कंपेंसेशन स्टेट एक्ट 2017 को इनेक्ट किया गया था। इस एक्ट के अंदर क्या है, जो स्टेट्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है परसेंटेज वो कितना है, 14%। अगर वो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ किसी का 14% से कम हो गया तो स्टेट कंपेंसेशन सेस लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये जो कंपेंसेशन है वो उन स्टेट्स को मतलब देते हैं और इसको कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स पीरियड। ठीक है, जो इस रेवेन्यू का जो जनरेशन होता है इस एक्ट के अंदर वो थ्रू अ जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट के अंडर होता है। ये जो सेस होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, किसी भी सिन लग्जरी गुड, मतलब कि जैसे अल्कोहल हो गया। ठीक है, सिन क्या होता है, जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं, जिसको हम, ठीक है, अल्कोहल हो गया या फिर लग्जरी गुड्स जैसे कार्स वगैरह हो गए, तो इन पे सेस को लगाया जाता है 5 साल के लिए। और ये जो एंटायर सेस होएगा, मतलब कि पूरे एक साल में जो सेस को कलेक्ट करके उसको हम नॉन लैप्सेबल फंड में क्रेडिट कहते हैं। मतलब कि नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है, देखो हर बजट में हर साल में आपको अलग अलग पैसे एलोकेट होते हैं, जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो जो आपका फंड होता है वो लैप्स हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पैसा होता है वो लैप्स नहीं होता है। फाइन, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड। फाइन, हाँ अभी है ना नीचे, हाँ एक सेकेंड। ठीक है, जो फिर जो हमारा जो कंपनसेशन सेस जो हमारा कलेक्ट हुआ है वो किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और फिर उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे जो जीएसटी कंपनसेशन फंड है उसको क्रिएट किया गया। ठीक है, अब इशू क्या है, इशू ये अराइज हो रहा है क्योंकि अगस्त सितंबर 2019 में जो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो स्टेट्स को देना था वो डिले हुआ, तब से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा पे आउट्स हो रहे हैं। क्या स्टेट का क्या इशू है, स्टेट क्या कह रहा है, स्टेट कह रहा है कि जो सेंटर है वो अपने जो मोरल और जो लीगल ऑब्लिगेशन है उस पर मतलब कि ऑब्लाइन नहीं कर रहा है और ना ही वो स्टेट को कंपनसेट कर रहा है। फिर कहीं ना कहीं जो जीएसटी काउंसिल है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्योंकि विद 1/3 वोटिंग पावर, तो अभी हमने क्या पढ़ा, 75% क्या होनी चाहिए उनके मेजोरिटी मेंबर्स के साथ, मतलब कि एग्री होनी चाहिए, तभी वहाँ का जो डिसीजन है वो बनता है। ठीक है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में ओनली 1/3 वोटिंग पावर है और सेंटर के पास वर्चुअल वीटो है वो द डिसीजन मेकिंग इन द काउंसिल। मतलब कि जीएसटी काउंसिलर काम करे ना करे, लेकिन सेंटर की अपनी वीटो पावर है, वो कुछ भी मतलब कि ओवरराइड कर सकती है जीएसटी काउंसिल को। ठीक है, सिर्फ मतलब कि 3/4 मेजोरिटी आपको चाहिए किसी भी डिसीजन को पास होने में, और जबकि वहाँ पावर सिर्फ कितनी है, 1/3। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव है। सेंटर क्या चाह रहा है इशू पे, सेंटर ने बोला है कि हम अभी मतलब कि स्टेट्स को इमीडिएटली कंपेंसेट करने में रिफ्यूज़ किया, लेकिन उन्होंने 2 ऑप्शन स्टेट को, क्योंकि देखो सेंटर के पास खुद पैसे की कमी है तो वो स्टेट को कैसे देगा, तो सेंटर ने अभी इमीडिएटली कंपेंसेट करने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्हें 2 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, ऑप्शन 1 ये बोला कि 2.35 लाख करोड़, मतलब कि इसमें क्या फुल जीएसटी कंपेंसेशन शॉर्टफॉल आपको फाइनेंशियल 2021 का शॉर्टफॉल जो है वो पेंडेमिक की वजह से एज वेल एज जीएसटी, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, सपोज करो अगर आपका 2021 में फुल जीएसटी कंपेंसेशन होगा तो आप बोरिंग कर सकते हो, और वो पर्टिकुलर स्टेट कहाँ से बोर कर सकते हैं, मार्केट से, सेंटर से या आरबीआई जहाँ से बोलते हैं वहाँ से। ठीक है, अगर आपका पेंडेमिक की वजह से आपको पैसे कमी पड़े तो आपको 0.5% की रिलैक्सेशन दिया स्टेट बोरिंग लिमिट में अंडर एफआरबीएम एक्ट। ऑप्शन 2 दिया नियर अबाउट 97,000 करोड़ का। इसमें क्या, अगर आपकी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से आपको पैसे की कमी आ रही है या आपके रेवेन्यू में कमी आ रही है तो आप बोरिंग कर सकते हैं विया आरबीआई स्पेशल विंडो। तो ये कुछ ऑप्शन 2 दिए हैं किसने, सेंटर ने स्टेट को, कि आप इस तरह से अपने बोरो कर सकते हो मनी को। ठीक है, ये ऑल्सो ऑलरेडी किया है कि जो जीएसटी कंपनसेशन फंड में जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए ही यूज़ करना चाहिए।
आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना करो। और अगर ये इनएडिक्वेट है तो सेंटर इज़ नॉट ऑब्लाइज टू सप्लीमेंटेड बाय फ्लोज फ्रॉम द अदर सोर्स, मतलब कि सेंटर को किसी और सोर्सेज से इसको सप्लीमेंट नहीं करना, ठीक है। रिजोल्यूशन ये कि द स्टेटमेंट जो फाइनली ब्रोकन की विद ऑल 28 स्टेट्स एंड 3 यूनिटेड विद लेजिस्लेचर गोइंग विद द ऑप्शन 1 प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, फाइन। तो मतलब सिंपल बात ये है कि जो 28 स्टेट्स और जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उन्होंने जो ऑप्शन 1 है वो उसी के साथ वो गई हैं, ठीक है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द की कंसेप्ट्स एंड एंटिटीज इन न्यूज़। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।